टॉपर्स वर्क में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बॉक्सर मूवमेंट। तो सबसे पहले हम इस पे प्रीवियस ईयर्स के आए हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों इस पे शॉर्ट नोट्स, जिसमें कि नेचर पूछा गया बॉक्सर मूवमेंट का। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे दोनों में आ चुका है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्रिटिकली एनालाइज करना है कि बॉक्सर मूवमेंट का क्या नेचर था और उसका क्या सिग्निफिकेंस था। ये क्वेश्चन दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2017 में आ चुका है। सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे बढ़े, प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं बॉक्सर मूवमेंट। बॉक्सर मूवमेंट एक 1900 में मूवमेंट हुआ था। ये किसानों का विद्रोह था, पीजेंट्स का विद्रोह था। ये साम्राज्यवाद के अगेंस्ट था, दैट मीन्स अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। युहुतुआन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन उस समय बनता है चाइना के शांगतुंग प्रोविंस में। वेस्टर्न स्कॉलर इसे बॉक्सर रिबेलियन कहते हैं क्योंकि इस मूवमेंट के जो ज्यादातर जो फॉलोअर्स थे वो चाइनीज मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते थे या फिर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते थे। सो इसलिए इसे बॉक्सर रिबेलियन भी कहा गया है वेस्टर्न स्कॉलर्स द्वारा। इस मूवमेंट का मेन टारगेट थे चाइनीज मिशनरीज एंड इंपीरियलिस्ट, जो यहाँ चाइना में आके क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और जो साम्राज्यवादी थे वो इनके मेन टारगेट्स थे। ये रिजल्ट होता है ये मूवमेंट किस चीज का कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है चाइना का, जो डे बाय डे और बुरा होते जा रहा है, उसका रिजल्ट था ये मूवमेंट। उसके वजह से ये मूवमेंट हुआ, एक कारण था ये उस मूवमेंट का। ये जो अपराइजिंग था, मूवमेंट था, इसके वजह से मांचू रूलर्स और इंपीरियलिस्ट को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, बहुत नुकसान हुआ। एंड फाइनली ये मूवमेंट खत्म होता है विद द साइनिंग ऑफ बॉक्सर प्रोटोकॉल, जो कि 1901 में साइन होता है। एंड ये एज यूजुअल वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज था, एक अनइक्वल ट्रीटी था ये बाकी सारे ट्रीटीज की तरह। फॉरेन पावर्स जो है वो चीन गवर्नमेंट पे बहुत ही हैवी इंडेमनिटी इम्पोज कर देती है, यानी हर्जाना लगा देती है। और वो हर्जाना दोस्तों इतना ज्यादा था कि उसे पे करने में वहाँ के लोगों को, वहाँ का जो गवर्नमेंट था उसकी धज्जियां उड़ गई थी। चाइनीज पॉपुलेंस वाज स्क्वीज्ड टू डेराइव इट। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि चाइना का सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस उस समय क्या हुआ करता था फ्रेंड्स। उस समय चाइना का पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ रहा था, इसके साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही थी, लोगों में जॉब के लेके ज़्यादा और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गई, फ्रस्ट्रेशंस होने लगा लोगों में, करप्ट प्रैक्टिसेस आने लगी। और क्योंकि नौकरी में लेने के लिए, जॉब लेने के लिए लोग घूस लेने लगे, भाई भतीजावाद दैट मीन्स नेपोटिज्म आ गया, लोग पक्षपात कर रहे थे, फेवरिटिज्म। इन सब के वजह से क्या हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ टैलेंट के बेसिस पे आपको नहीं लिया जा रहा जॉब में, एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है, पैसे चल रहे हैं यहाँ पे, है ना, रिलेशंस चल रहे हैं। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट हो रहा है क्योंकि लायक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम, वहाँ का टैक्सेशन, जस्टिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये सारी चीज़ें इससे अफेक्ट होती हैं। पीजेंट्स जिनको कि बहुत ही ज़्यादा हैवी टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, उन पे और ज़्यादा मतलब सितम ढाया जा रहा है, और ज़्यादा टिरैनिकल और ज़्यादा बदतर से बदतर मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जा सके। उसी समय चाइना में प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कि फेमीन आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है, जो कि वहाँ की कंडीशन को और ज़्यादा बदतर बना देता है, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट अभी उस हालत में नहीं है कि वो लोगों को रिलीफ पहुँचा सके। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, वहाँ का जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था वो एक तरह से वहाँ के टेक्नोलॉजिकल जो ग्रोथ था ना, उसको भी हिंडर कर रहा था, उसको भी वो हैम्पर कर रहा था। किस तरह से कर रहा था, तो ये हम जॉन के फेयरबैंक की लैंग्वेज में जानते हैं कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों से अगर हम काम कराए, वो इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था इन कंपैरिजन टू कि आप मशीनों से काम कराएं, है ना। इससे ये हमें पता चलता है कि इंसान का जीवन, ह्यूमन लाइफ,
और जो ह्यूमन लेबर था वो बहुत ही ज़्यादा चीप हो चुका था, हैड बिकम वेरी चीप। ठीक है, और इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपना जीवन बिताने के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल। इस वजह से बहुत सारे जो लोग थे वो शहरों की ओर चले गए, कुछ भिखारी बन गए और बहुत सारे तो क्रिमिनल चीज़ों की तरफ उधर की ओर बढ़ गए, क्रिमिनल चीज़ें प्रैक्टिस करने लगे। अब हम देखते हैं इम्पीरियलिज्म। सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्पीरियलिज्म होता क्या है। इम्पीरियलिज्म होता है फ्रेंड्स कि अगर कोई फॉरेन कंट्री है ना जो स्ट्रांग पोजीशन में है, वो किसी दूसरी कंट्रीज में जाके वहाँ का लैंड को ऑक्यूपाई करती है ना, और उसको वहाँ पे अपनी टेरिटरी बसाती है, वहाँ के लोगों को अपना कॉलोनी बना लेती है, उसे कहते हैं इम्पीरियलिज्म। मतलब वो अपने साम्राज्य को फैलाती है, इसलिए इसे साम्राज्यवाद कहते हैं हिंदी में। हम इम्पीरियलिज्म में देखते हैं कि ओपियम वॉर में हारने के बाद बहुत ही एक अनइक्वल ट्रीटी साइन की जाती है चाइना के साथ, जिसकी वजह से चाइना अब ऑलमोस्ट एक सेमी कॉलोनी बन चुका है वेस्टर्न पावर का। चाइना का जो कोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है रिफॉर्म्स लाने की, कि हम यहाँ की जो सोसाइटी है उसको हम अपनी सोसाइटी को मतलब थोड़ा मॉडर्नाइज कर सके। जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो डे बाय डे और बदतर होते जा रहे हैं, डिटोरिएट होते जा रहे हैं, उसको हम थोड़ा ठीक कर सके। और जो वेस्टर्न इंट्रूजन जो हो रहे हैं, वेस्ट के जो लोग आ रहे हैं, उसको हम थोड़ा मतलब चैलेंज कर सके। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे इंपीरियल डिक्रीज है ना, एडिक्ट्स, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग मूवमेंट भी 1860 में वो लोग लॉन्च करते हैं। एजुकेशन पे, मिलिट्री ट्रेनिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी चीज़ों में वहाँ की जनता को ट्रेनिंग देते हैं विद द व्यू टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म मूवमेंट। लेकिन ये कुछ भी काम नहीं आता है। चाइना जो है वो एक विक्टिम बन चुका था मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज का, वेस्टर्न पावर के मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज का ये एक विक्टिम बन चुका था, मरीज बन चुका था। चाइना जापान से हारता है 1895 में, जिसके वजह से चाइना को ट्रीटी ऑफ शिमोनोस्की साइन करनी पड़ती है। इसके साथ ही जो जापान है उसको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं चाइना में। उसे ये प्रिविलेजेस मिल जाते हैं कि वो अब चाइना में अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर सकता है और वहाँ का जो चीप लेबर था उसको वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। एंड इन ऑर्डर टू पे द हैवी वॉर इंडेमनिटी टू जापान, जो उन पे हर्जाना जो हैवी हर्जाना जो लगाया गया जापान के द्वारा, उसे वापस पे करने के लिए चिंग गवर्नमेंट को 2 लोन लेने पड़ते हैं, रूसो फ्रेंच से पहला लोन और दूसरा एंग्लो जर्मन से। बट इसके एवरेज में उसे क्या देना पड़ता है, उसके एवरेज में इन्हें इन कंट्रीज को भी स्पेशल प्रिविलेजेस देने पड़ते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि चाइना का जो ज़्यादातर हिस्सा था वो इन जो इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज थे, जो वेस्टर्न पावर्स थे, इनके बीच में बट गया था। जैसे कि जो ग्रेट वॉल के नॉर्थ का एरिया था वो रशिया का वहाँ पे इन्फ्लुएंस हो जाता है। जो यांगत्से जो वैली थी वो ब्रिटेन के पास चला जाता है। शांगतुंग जो प्रोविंस है वहाँ पे जर्मनी का शुरू हो जाता है। फुकेन जापान के पास, यूनान फ्रांस के पास, इस तरह से चले जाते हैं। फिर अपने कंट्रोल को और स्ट्रांगली बिल्ड करने के लिए ये फॉरेन कंट्रीज, ये वेस्टर्न पावर्स रेलवेज बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि कनेक्शन स्टैब्लिश करना था, है ना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से चीज़ें अपने देश में एक्सपोर्ट करा सके, रॉ मटेरियल्स, है ना, और फिर वहाँ से यहाँ भी ला सके मैन्युफैक्चर्ड। तो इसके लिए कनेक्टिविटी ज़रूरी है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे रेलवेज बनाने का काम शुरू किया टू एक्सप्लॉइट द चाइनीज रिसोर्स। चाइनीज हिस्टोरियंस के टर्म में देखे तो ये जो फॉरेन मिशनरीज थे ना, जो यहाँ पे आके क्रिश्चियन धर्म फैला रहे थे, उन्होंने एक तरह का मुखौटा पहना हुआ था रिलीजन का, बट एक्चुअली में वो क्या कर रहे थे, वो इंपीरियलिस्ट जो एग्रेशन है ना उसको सर्व कर रहे थे। Who were the cloak of religion but actually served imperialist aggression. According to Victor Purcell, जो कि एक वेस्टर्न स्कॉलर है, उनका कहना है कि ये जो बॉक्सर्स जो थे उनके लिए फॉरेन मिशनरीज जो थे ना वो प्राइमरी डेविल थे, है ना, मतलब वो प्राइमरी क्रूअल तो वो थे फॉरेन मिशनरीज, लेकिन वहाँ के जो नेटिव लोग जो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे वो सेकेंडरी डेविल थे। हेंस बोथ नीडेड टू बी लिक्विडेटेड। फिर हम देखते हैं इनका अपराइजिंग कैसे हुआ। तो समय के साथ धीरे धीरे शांगतुंग प्रोविंस जो है उसमें ये अपराइजिंग पूरी तरह से फैल गया।
ये जो अपराइजिंग थे, इसके मेंबर्स ज़्यादातर कौन हुआ करते थे? पीजेंट्स हुआ करते थे, जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हुआ करते थे, जो शहरी गरीब थे वो हुआ करते थे, और जो बेरोजगार जो लेबरर्स थे वो इसके मेंबर्स हुआ करते थे। इनका जो आर्मी था उसमें 10 फाइटर्स मिलके एक स्क्वाड बनाते थे, और 10 स्क्वाड मिलके एक ब्रिगेड फॉर्म करते थे। ये मिशनरीज पे अटैक करते थे, चर्चेस पे करते थे, और जो भी चीज़ें जो फॉरेन का सिंबल था उस पे ये अटैक कर रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी, उनके रेसिडेंसेस पे ये अटैक करते थे। और इनका जो मूवमेंट था उसको दबाने के लिए, है ना, वेस्टर्न पावर्स ने वहाँ की गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा दबाव डाला। इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को एक प्रोक्लामेशन इशू करना पड़ा कि उनका ऑर्गेनाइजेशन, यूहो त्वान जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको बैन करना पड़ा। और उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि अगर आपको दिखता है जो इन बॉक्सर्स से रिलेटेड है, उसको तुरंत शूट कर दिया जाए, टू शूट एनीवन लिंक टू बॉक्सर्स। बट वो यहाँ बॉक्सर्स यहाँ पे नहीं रुकते दोस्तों, वो कुछ ही दिनों में पीकिंग तक पहुंच जाते हैं, जो कि कैपिटल था। और वहां पहुंचने के बाद वहां के जो लोकल लोग थे, वहां का जो वर्किंग क्लास था, वो भी इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। और वो सबसे पहले क्या करते हैं, वहां का जो रेलवे लिंक्स था ना, सबसे पहले वो उसको तबाह करते हैं, सबसे पहले वो उसको बर्बाद करते हैं, रेलवे लिंक्स को, ताकि कनेक्टिविटी टूट जाए पेकिंग की, ताकि उनको कोई हेल्प ना मिल पाए, फॉरेन पावर्स कुछ कर ना पाए, है ना। इसलिए सबसे पहले वो लोग रेलवे पे अटैक करते हैं। वो लोग पोस्टर कैंपेन चलाते हैं दोस्तों। पोस्टर कैंपेन मतलब वो इश्तिहार लगाना होता है ना, पर्चे बांटना, तो वो लोग स्टार्ट करते हैं पोस्टर कैंपेन। और उसमें वो क्या लिख रहे थे, उसमें वो लिख रहे थे कि जो इम्पीरियलिस्ट विरोधी इनकी जो भावनाएं थी, है ना, जो रूलिंग डायनेस्टी थी उनके प्रति जो उनका डिसगस्ट, जो उनका घृणा था, ये सब वो लोग उसमें व्यक्त कर रहे थे उन पोस्टर्स में। उनका पहनावा क्या हुआ करता था, वो रेड कलर का टर्बन लगाते थे, मतलब पगड़ी पहनते थे रेड कलर का, रेड बॉर्डर शूज पहनते थे और शॉक्स पहनते थे। वो ज्यादातर अपने डेमोन्स्ट्रेशन दोस्तों रात में किया करते थे, और वो लोगों को कहते थे कि आप फॉरेन चीजों का बॉयकॉट करें, विदेशी चीजें ना खरीदें। ये लोगों से अपील किया करते थे। क्योंकि अब चीन सरकार जो है इस मूवमेंट को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए जितने भी ये जो फॉरेन जो पावर्स थे जो उस समय चाइना में थे, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये चीन गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि आप यूहो ट्वान को ना एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। फिर ये सारे जो 8 जो पावर्स थे, ये सब मिल के ना एक ज्वाइंट कमांड बनाते हैं बॉक्सर्स से लड़ने के लिए। बट दोस्तों बॉक्सर्स हार नहीं मानते, वो बहुत ही ब्रेवली फाइट करते हैं। भले ही जो वेस्टर्न पावर्स थे वो ज़्यादा रिसोर्सफुल थे एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, बट फिर भी वो हार नहीं मानते हैं बॉक्सर फाइटर। बहुत ही ज़्यादा भीषण लड़ाई होती है दोस्तों, और वो हर जगह अपना पूरा अपने मेहनत से और अपना बहुत ही स्टिफ रेसिस्टेंस वो देते हैं जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको। बट इट एंडेड विद देयर डिफीट, लेकिन जो बॉक्सर्स हैं फ्रेंड्स वो हार जाते हैं। उसके बाद चिंग गवर्नमेंट जो है वो इंपीरियलिस्ट पावर्स को बुलाती है, एक संधि की मांग की जाती है कि कैसे अब शांति फैलाया जाए, है ना, तो पीस टॉक के लिए बुलाया जाता है। और उसी समय फिर बॉक्सर प्रोटोकॉल साइन होता है, जिसके साथ ही जो बॉक्सर जो मूवमेंट है ना, ये चाइनीज हिस्ट्री में यहीं पर वो खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बॉक्सर प्रोटोकॉल, इसमें क्या क्या था। तो ये हम समझ चुके हैं कि ये है ना, ये एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी था, वन ऑफ द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटीज था जो कि चाइना पे फिर से इम्पोज किया गया था, और ये अनइक्वल ट्रीटी था। ये कब साइन होता है, सितंबर 7, 1901 को साइन होता है। इसमें 12 आर्टिकल्स थे, जिसमें से यहाँ पे मैंने कुछ कुछ दे रखे हैं। सो पहला था कि जिन जिन शहरों में फॉरेनर्स का मर्डर हुआ है, उनकी हत्या हुई है या उन्हें माल ट्रीट किया गया है, सही से ट्रीट नहीं किया गया है, उन सभी शहरों में सिविल सर्विसेज का एग्जाम को रोक दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया। 5 सालों तक चाइना में कोई भी आर्म्स और एम्यूनेशंस जो है वो नहीं आएंगे, इंपोर्ट नहीं होंगे, उनका आयात नहीं होगा दोस्तों। जितने भी जो लेगिटेशन क्वार्टर्स थे, मतलब जितने भी जो दूतावास थे पेकिंग में, कैपिटल में, वो सब रिजर्व करके रखे जाएंगे रेसिडेंट्स के लिए, किसके, फॉरेनर्स के लिए। साथ ही एक एडिक्ट आती है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि कोई भी
अगर पता चलता है कि कोई एंटी फॉरेन सोसाइटी को ज्वाइन करता है तो उसके लिए डेथ पेनाल्टी की सजा सुनाई जाती है। और कुछ कुछ जो स्पेसिफिक सेंटर्स थे, जो विशिष्ट सेंटर्स थे, वो सब वेस्टर्न पावर्स के पास रहेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनके ऊपर एक इंडेमनिटी इम्पोज किया गया जो कि 333 मिलियन यूएस डॉलर का था, जिसको कि 40 साल में चीन को अदा करना था। सो ये था बॉक्सर प्रोटोकॉल। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करते। अब हम देखते हैं डिबेट। एंड फ्रेंड्स, हिस्टोरियंस को कोट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप अपने असाइनमेंट्स में और अपने आंसर्स में हिस्टोरियंस कोट करने से वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, वो और भी ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं अपने हर वीडियोज़ में ये कोशिश करूँगी कि मैं हिस्टोरियंस का डिबेट ज़रूर डालूँ। सो यहाँ पे हम डिबेट देखते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेश्चन है बॉक्सर मूवमेंट से रिलेटेड तो ये डिबेट डालना आप मत भूलिएगा, चाहे क्वेश्चन जो भी हो आप इसे जरूर डालना। सो स्कॉलर्स जो है वो बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ करते हैं इसका नेचर और इम्पैक्ट को जानने के लिए। वो ऑफिशियल पब्लिकेशंस को यूज़ करते हैं, जो मिशनरीज के डॉक्यूमेंट्स थे उसको यूज़ करते हैं, चाइना में उस समय जो पब्लिकेशंस और डॉक्यूमेंट्स थे उसका यूज़ करते हैं। इन सारे सोर्सेज को वो लोग थॉरोली स्टडी करते हैं। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि वो एक्चुअली वो कंफ्यूज होते हैं कि डिबेट इस चीज़ पर होती है कि इस मूवमेंट को हम क्या कहें, ये एंटी फॉरेन कहें या फिर एंटी मिशनरीज कहें। तो इस पे चाइनीज इंटरप्रिटेशन ये दिया हुआ है कि एट फर्स्ट स्टांस तो ये एंटी इंपीरियलिस्ट था, साम्राज्यवादियों के विरुद्ध था, लेकिन सेकेंडली ये फिर एंटी मांचू भी बन गया था, क्योंकि जो वहाँ की जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थे। एंड क्रिश्चियनिटी जो है वो एक तरह से हम देख सकते हैं कि वो सिंबल था ऑफ ऑल दैट वाज फॉरेन, इसलिए ये फिर एंटी मांचू भी बन गए थे। मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट का अगर हम व्यू पॉइंट देखें, मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट अगर हम देखें तो वो अपना व्यू पॉइंट देते हैं रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ द वॉर। आउटकम ऑफ द पीजेंट इज दैट, इसका आउटकम ये रहता है कि एक डेलिब्रेट वेल प्लान कॉन्स्पिरेसी जो होता है डोमेस्टिक फ्यूडलिज्म और एक्सटर्नल इंपीरियलिज्म के बीच रचा जाता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट क्रश हो जाता है। नॉन मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ये था कि ये मूवमेंट फेल हो जाता है क्योंकि ये जो लोग थे, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वो खुद को मॉडर्नाइज नहीं कर पाती है, वो एक वीक नेशन रह जाती है। उसके पास रिसोर्सेज नहीं था टू ऑब्स्ट्रक्ट फॉरेन इंटरवेंशन। जो फॉरेन पावर्स उसके देश में घुस रहे हैं, जबरदस्ती ट्रेड कर रहे हैं, अनइक्वल ट्रीटीज इम्पोज कर रहे हैं, वो उसको रोक नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। इस वजह से जो जनता है वो उसमें बहुत ज़्यादा आक्रोश हो जाता है ना, वो जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। सो यही रीज़न था कि जो चिंग गवर्नमेंट है वो बॉक्सर से दूर हो जाती है और इस वजह से ये मूवमेंट एक एंटी मांचू कैरेक्टर भी ले लेता है। हिस्टोरियंस के लैंग्वेज में अगर हम देखें तो वो ये भी कहते हैं कि इसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक था वो एक सीक्रेट सोसाइटी का था दोस्तों। एंड इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो वो कन्फ्यूशनिज्म के जगह पे रख सके, क्योंकि अगर कन्फ्यूशनिज्म का डिक्लाइन होता है तो उसके प्लेस पे ये क्या रखेंगे, कैसे चलाएंगे देश को। तो उनके पास भी ऐसा कुछ नहीं था, है ना, जो उसका प्लेस ले सके। एंड सेकेंडली उनका जो एम था वो चाइना पे रूल करना नहीं था, वो चाइना पे शासन नहीं करना चाहते थे। बॉक्सर्स का एम था कि वो अपनी कंट्री को इन एनेमीज से बचाए, टू रिड देयर कंट्री ऑफ इट्स एनेमीज। सो अब हम देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या रहा। तो कंक्लूजन ये था कि पहले ये मतलब एंटी क्रिश्चियन था ये मूवमेंट, उसके बाद इवेंचुअली ये एंटी इम्पीरियलिस्ट भी हो जाता है। ये मूवमेंट इस वजह से क्यों होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ की जो पीजेंट की जो सफरिंग था, उनका जो अनकही जो तकलीफ थी, वो इस मूवमेंट के फॉर्म में बाहर आती है। मांचू गवर्नमेंट का फेलियर और साथ ही साथ जो इम्पीरियलिस्ट जो अब अटैक कर रहे हैं, इस देश में घुस रहे हैं, है ना, ये सब मिलकर एक पीजेंट रिबेलियन के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। ये वॉर जो है एंड होता है एक पीस एग्रीमेंट के साथ, जिसको कि बॉक्सर प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि 1901 में साइन होता है बिटवीन जो वेस्टर्न पावर्स थे उनके साथ और चिंग गवर्नमेंट के साथ, उन दोनों के बीच ये साइन होता है।
ये एज यूजुअल एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी और इसके साथ ही उन पर बहुत ह्यूज इंडेमनिटी थोप दिया गया और बहुत सारे कंसेशंस उनसे लिए गए, चाइना से बहुत सारे कंसेशंस लिए गए। और ये जो अमाउंट था ये इतना ज़्यादा था दोस्तों कि इसको चुकाने में चाइना के जो गवर्नमेंट है उसका एक तरह से हम देखेंगे कि वो पूरा उसने कंट्री को ड्रेन कर दिया, पूरा खाली कर दिया उस कंट्री को, चाइना को। सो ये था हमारा बॉक्सर मूवमेंट। लास्ट में हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं फ्रेंड्स फटाफट। सो ये मूवमेंट का जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन चाइना में, उसमें ये था कि लोग जो थे वो बेरोजगार थे, फ्रस्ट्रेशन था, ब्राइबरी हो रही थी, पक्षपात हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा था, पीजेंट्स का स्थिति और ज़्यादा बदतर हो जा रहा था, जो ह्यूमन लाइफ था और जो ह्यूमन लेबर था वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो चुका था। जॉन फेयरबैंक ने इस पे कहा भी है। एंड चाइना जो है वो एक सेमी कॉलोनी बन चुका है वेस्टर्न पावर का। वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स ला के कंडीशन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन चाइना जो है वो एक मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी का एक विक्टिम बन चुका था। इसी बीच ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी साइन होती है जापान के साथ, जिसके तहत जापान को भी बहुत सारे कंसेशंस मिल जाते हैं चाइना में। उसे इंडेमनिटी पे करने के लिए वो दो बहुत बड़े लोन लेता है, जिसकी वजह से जो है चाइना में बहुत सारा जो उसका हिस्सा है वो इन साम्राज्यवादियों के बीच बट जाता है। विक्टर पुर्सेल का कहना है कि ये जो फॉरेन मिशनरीज है ये प्राइमरी डेविल थे एंड ये जो चाइनीज कन्वर्ट्स जो थे ये सेकेंडरी डेविल्स थे। अपराइजिंग में ये था दोस्तों कि 10 फाइटर्स मिलके एक स्क्वाड बनाते हैं और 10 स्क्वाड मिलकर एक ब्रिगेड बनाते थे। इनका एम था, ये क्या कर रहे थे, ये मिशनरीज को तबाह कर रहे थे, चर्चेस को तोड़ रहे थे, कोई भी चीज जो फॉरेन का सिंबल थी उन सबको ये तबाह कर रहे थे। ये लोग पोस्टर कैंपेन लॉन्च करते हैं और कुछ ही दिनों बाद ये पीकिंग तक में पहुंच जाते हैं। और सबसे पहले दोस्तों ये लोग क्या करते हैं, कनेक्टिविटी को डिसरप्ट करते हैं, मतलब रेलवे लिंक्स को डिसरप्ट करते हैं। और चाइना की जो गवर्नमेंट थी वो इनको टैकल नहीं कर पा रही थी। सो जो वेस्टर्न पावर्स थे इन सब ने मिलके, है ना, जो 8 पावर्स थे इन सब ने वो मिलकर लड़ाई की बॉक्सर्स के अगेंस्ट। बॉक्सर ने बहुत ही ब्रेवली फाइट किया बट वो हार जाते हैं और इसी के साथ एक पीस नेगोशिएशन साइन होता है जिसको कि बॉक्सर प्रोटोकॉल कहते हैं। ये इसमें कुछ बातें कही गई थी, जैसे कि उन्हें $333 मिलियन US पे करना था एज एन इंडेमनिटी 40 साल के अंदर। 5 सालों तक कोई भी हथियार का मतलब इंपोर्ट नहीं होगा, आयात नहीं होगा चाइना में। सिविल सर्विसेज एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया और अगर लगता है कि कोई भी इंसान जो किसी भी फॉरेन सोसाइटी से अगर उसका नाता है तो उसको सीधे डेथ पेनाल्टी की सजा सुनाई गई। हिस्टोरियंस के डिबेट भी हमने देखे कि चाइनीज का इंटरप्रिटेशन है चाइनीज हिस्टोरियन का कि पहले ये एंटी इम्पीरियलिस्ट था पहले, उसके बाद ये एंटी मांचू इसका करेक्टर बन गया था। नॉन मार्क्सिस्ट का कहना था कि इसका फेलियर होता है बिकॉज चाइनीज गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं था, उनके पास रिसोर्सेज नहीं था कि वो इसको रोक सके, ये जो फॉरेन कंट्रीज का जो इंटरवेंशन हो रहा था, है ना। और इनका जो मेन एम था बॉक्सर्स का, वैसे जो मेन एम था वो ये था कि वो चाइना को अपने दुश्मनों से मुक्त करना चाहते थे, ना कि रूल करना चाहते थे। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने आप सजेशंस भी हमें दें ताकि हम और ज़्यादा इम्प्रूव करें, या फिर अगर कोई टॉपिक पे जिस पे आप चाहते हैं कि हम कोई वीडियो बनाएं सो आप हमें वो भी सजेस्ट करें। हमें आपका इंतज़ार रहेगा दोस्तों, आपके कमेंट्स का। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।